हेलो गाइज। क्रिसमस सेमेस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पीडब्ल्यूई के सभी लेक्चर खत्म हो चुके हैं और हम लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्टार्ट किया बेटा? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको कुछ बता दिया था चीजें। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो आप लोग पिछला लेक्चर जो पढ़ाए थे हम उसको देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वो हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। ओके, हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेक्टिफायर। ठीक। अब रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाएगा कि व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे आपके घर में चाहे हम अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है या फिर हम हैं या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई वर्कशॉप है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपने घर की बात करें तो अपने घर में हमारे यहाँ अधिकांशतः देखे होंगे जो टार्च यूज होता है, घरों में जो टार्च यूज होता है या फिर आजकल चार्जर यूज हो रहा है, मोबाइल की चार्जर यूज हो रहा है। चाहे जो हमारे पास मोबाइल है या फिर जो टार्च यूज होता है, टार्च घरों में, या फिर इंडस्ट्रियल, अच्छा जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें रिले यूज होते हैं। रिले रिले यूज होता है। ओके, मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, टार्च में जो बैटरी लगी होती है, टार्च में जो बैटरी लगी होती है, ये सब जो है वो चार्ज करने के लिए हम डीसी का यूज करते हैं। भाई जब भी आप किसी भी मोबाइल के बैटरी को या फिर किसी भी बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है तो सिर्फ चार्ज किससे हो सकता है? वो डीसी से चार्ज हो सकता है, एसी से चार्ज नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहां पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो फ्रीज यूज होता है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं घर में, जो फ्रीज यूज करते हैं, फ्रीज, उसमें देखिएगा रिले लगा होता है। कभी कभी रिले खराब हो जाता है तो फ्रीज कूलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो वो जो रिले है वो रिले भी डीसी पर काम करता है, न कि एसी पर काम करता है। ओके, वो छोड़ दीजिए, इतना आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में टीवी देख रहे होंगे, जो टीवी चलता है या फिर एलसीडी चलता है या फिर डीवीडी चलता है, आप बहुत चीजें देख रहे होंगे। ये जितनी चीजें लगी होती हैं, तो टीवी जो होता है ना वो बैटरी के, मतलब अगर देखा जाए तो आप भले उसमें एसी देते हैं तो क्या है 220 वोल्ट का, ठीक, आप उसमें एसी देते हैं, लेकिन ये जो है वो डीसी से चलता है। किसे चलेगा? डीसी से। तो बात यह आ रही है कि हमारे घर में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो उपलब्धता है, जो हमारे पास उपलब्धता है, वो सबसे अधिक किस चीज का है? एसी का है। क्योंकि एसी जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो सस्ता पड़ता है, उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। भारत में या विदेशों में ज्यादा यूज होता है कौन सा? एसी सिस्टम, ठीक है। अब एसी सिस्टम ज्यादा यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनको डीसी चाहिए। जैसे मोबाइल का चार्जर है, आपके मोबाइल है, अगर एसी लेके चलेंगे तो एसी जितना और पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, तो एसी के द्वारा बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। अगर एसी आप दे देंगे तो जितना चार्ज होगा उतना डिस्चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार जो आपकी बैटरी होगी वो डिस्चार्ज ही रह जाएगी। अगर वो डिस्चार्ज ही रह गया तो आप उसको क्या सॉकेट से बाहर निकाल कर लेके जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बैटरी जब डिस्चार्ज रहेगी तो फिर आपको मोबाइल को ले जाने का कोई फायदा नहीं है। और यदि आप चार्जर लगा के हमेशा घूम रहे हैं तो कहां तक मोबाइल मोबाइल में वायर लगा के कहां तक घूमेंगे सॉकेट से। इसलिए अगर किसी चीज को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है एसी, सॉरी डीसी। क्या होता है? डीसी। डीसी को स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे
कि आप जो भी चार्जर है या बैटरी है या उनको चार्ज करेंगे या फिर रिले हैं, उसमें हमको सब में डीसी की आवश्यकता होती है, और हमारे पास सबसे अधिक एबिलिटी किसकी है बाबू? एसी की है। तो हम करते क्या है, इस एसी को हम क्या करेंगे, इस एसी को डीसी में चेंज कर देंगे, और तब जाके हम अपना काम करेंगे। इसी डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हमको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? एक यहां पर डिवाइस लगाना पड़ेगा। यह जो डिवाइस लगाएंगे उसी का नाम हो जाएगा रेक्टिफायर। ओके, कोई पूछे रेक्टिफायर की क्या आवश्यकता है? तो रेक्टिफायर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे घरों में कुछ ऐसे लोड हैं जो डीसी पे ही काम करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे घरों में जो बल्ब लगा होता है, एलईडी लगा होता है घरों में, तो एलईडी भी जो होता है डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करेगा। लेकिन आप कहेंगे सर जी हम उसमें तो एसी देते हैं, तो देखिएगा उसी के पिछवा जो आपका बल्ब होता है ना, इसमें जो आप बल्ब यूज करते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए बल्ब है, ये बल्ब यूज करते हैं ना, ऐसे ऐसे रहता है और फिर यहां पर ऐसे रहता है, इसमें एलईडी लगा होता है। तो इसी में जो पार्ट दिख रहा है ना, इसी में रेक्टिफायर भी लगा रहता है। इसी में बेटा क्या लगा रहता है? रेक्टिफायर। और एक ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है। रेक्टिफायर भी लगा रहेगा और एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी लगा रहेगा। तो बात यह रही है कि रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर हम एसी को डीसी में चेंज करेंगे, लेकिन यहां पर एक ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं बताएंगे अभी। पहले चलिए हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिष्टकारी। क्या बोलेंगे इसको? दिष्टकारी। अब दिष्टकारी क्या होता है? देखिए हमारे पास एक यहां पर डिवाइस है, यह एक डिवाइस है, ठीक है बेटा। और इस डिवाइस को मैंने यहां से एसी दिया है, एसी। और यहां पर हमने एक लोड लगा रखा है, यहां पर मैंने एक लोड लगा रखा है, ठीक है। यहां से मैंने जो दिया था इसको, वह दिया था एसी, एसी। और इसका जो आउटपुट मिलेगा यहां पर, ये लोड है, इस लोड के पास जो आउटपुट मिलेगा वह मिलेगा डीसी। दिए क्या थे इसको? एसी। ओके, तो वह डिवाइस जो एसी को डीसी में चेंज करता है उसी को हम बोलते हैं रेक्टिफायर, या दिष्टकारी, डीसी में चेंज करने वाला डिवाइस। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अगर मान लीजिए हमको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए लिखेंगे वह युक्ति या जो वह डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, वह रेक्टिफायर कहलाता है। वह क्या कहलाता है बेटा? रेक्टिफायर कहलाता है। तो वह डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है वह क्या कहलाएगा? रेक्टिफायर कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो याद रहेगा रेक्टिफायर किसको बोलेंगे? जो एसी को डीसी में चेंज करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी जैसे हम कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, जरा उस कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जरा हम कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारे पास एक रेक्टिफायर है, हमारे पास एक रेक्टिफायर है और इसको मैंने यहां से
सप्लाई दिया एसी, लोड पे चाहिए डीसी, लोड पे चाहिए हमको कौन सा, डीसी, और दिया मैंने क्या उसको एसी। सपोज दैट यहां पर हमने इसको दिया 220 वोल्ट, और हमको आउटपुट में भी मान लो 220 वोल्ट ही चाहिए। यहां पर चाहिए हमको क्या, डीसी, और दिए क्या है इसको हम, एसी। मतलब रेक्टिफायर में जब 220 वोल्ट एसी दे रहे हैं, अगर 220 वोल्ट डीसी में चेंज कर रहा है, तो यहां पर आपको किसी ट्रांसफार्मर को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफार्मर के बारे में अभी नहीं जानते होंगे आप लोग, सेकेंड ईयर में समझेंगे उस बारे में। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टिफायर था यहां पर, यह है रेक्टिफायर, इस लोड को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट डीसी, जैसे आपके मोबाइल में होता है चार्जर में 6 वोल्ट डीसी चाहिए उसको। मोबाइल की बैटरी होता है 3.7 वोल्ट, लेकिन आप चार्जर में होता है 6 वोल्ट। लेकिन हमारे पास यहां पर जो अवेलेबल है वह है 220 वोल्ट एसी, लेकिन आउटपुट में कितना चाहिए, सिर्फ 6 वोल्ट चाहिए। तो फिर हमको भाई यहां तो ठीक है, वहां तो नहीं मिल पाएगा हमको, तो वहां पर हम एक व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहां पर आप एक व्यवस्था करेंगे, इसी के जस्ट पहले इस 200 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करके तब डीसी में कन्वर्ट करिएगा। तो इसके पहले हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं वोल्टेज को घटाने के लिए। इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। तो जब ज्यादा रहेंगे इधर नंबर ऑफ टर्न्स, इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा है इसका, इसका वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज को घटाने का काम करेगा ये। ठीक है, अब वोल्टेज को घटाने का काम करेगा, तो इस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे हम कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब चाहे तो बीच में, अगर आप चाहें तो इसके बीच में यहां पर 2 करोड़ भी दिखा सकते हैं। ये करोड़ होता है, उसी पर ट्रांसफार्मर लपेटा रहता है। ठीक है, आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर, देखे होंगे कभी। तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, उधर कम हो जाएगा, वोल्टेज घटा देगा, ये 6 वोल्ट में कर देगा। अब 6 वोल्ट यहां मिल गया हमको, 6 वोल्ट क्या मिला, एसी ही है अभी, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए, लेकिन माना कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अब हमारे पास थोड़ा सा उल्टा सीधा काम यहां हो रहा है। यहां पर चाहिए हमारे पास इस बार जो लोड है उसको चाहिए 500 वोल्ट डीसी, लेकिन हमारे पास जो सप्लाई अवेलेबल है वह है सिर्फ 200 वोल्ट चाहे 220 वोल्ट। तो फिर जब चेंज करेगा तो 200 वोल्ट में चेंज करेगा, लेकिन हमको चाहिए 500 वोल्ट। तो हम करेंगे क्या, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। हम यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे जो वोल्टेज को बढ़ा देगा। ठीक है, इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दीजिएगा, इसको हम बोल देंगे कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को बढ़ा दिया। अब ये 220 वोल्ट को कितना वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, 500 वोल्ट में। अब फिर उसको दे दीजिए। तो देखिए मैंने 3 कंडीशन मान रखा है। अगर आपके पास सप्लाई वोल्टेज 200 है, 200 आउटपुट में चाहिए, तो ट्रांसफार्मर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या फिर वोल्टेज को घटाने के लिए यूज होता है। ओके, या तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज होगा या फिर वोल्टेज को घटाने के लिए यूज होगा। यहां पर कोई आवश्यकता नहीं। अगर वोल्टेज को घटाना है, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी 307 वोल्ट होती है, उसमें घटाना रहता है वोल्टेज को, तो वहां देखिएगा एक रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर लगा रहता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाना भी है तो हमारे पास 220 वोल्ट है, लेकिन डीसी में हमको 500 वोल्ट चाहिए, तो वहां पर भी ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। आप कह रहे इधर नहीं लगा सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। डीसी की तरफ ट्रांसफार्मर नहीं लगता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, ये याद रखना है आपको। ओके, चलिए चलते हैं अब रेक्टिफायर के प्रकार को समझते हैं, कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। ओके, तो इसको चेंज कर लिया जाए, इस पे बच्चों को जितना क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक, ये सही है।
हाँ चलिए ये सही है। ठीक, देखिए अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं जरा ये देखिए। ठीक है बेटा, हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के प्रकार। रेक्टिफायर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेक्टिफायर हमारे दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। होते तो बहुत प्रकार है उसके, मैं पूरा यहां लिखवाना नहीं चाह रहा हूं, जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही लिखवाऊंगा। एक कंट्रोल एक अनकंट्रोल भी होता है, बहुत होते हैं, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल बहुत होते हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा यहां पर, आपको जितना आवश्यकता है उतना ही बताया जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर दो प्रकार के होंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्या बेटा? रेक्टिफायर कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। कौन कौन होंगे? एक होते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर, बहुत होते हैं लेकिन हम सब नहीं पढ़ाएंगे, यहां पे है भी नहीं आपके सिलेबस में, सेकेंड ईयर में होगा। और एक हो जाएगा हमारा थ्री फेज रेक्टिफायर। सिंगल फेज रेक्टिफायर और थ्री फेज रेक्टिफायर। ओके, जो सिंगल फेज रेक्टिफायर है, मतलब अगर हम बात करें तो सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं इसका? आप चाहें तो इसका डिफिनेशन भी बना सकते हैं इसका ऐसे, वह रेक्टिफायर जो सिंगल फेज सप्लाई को डीसी में बदलता है। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बदलता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? वह रेक्टिफायर जो थ्री फेज एसी सप्लाई को, ये भी एसी ही है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है या फिर बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें बात किया जाए, अगर ये कोई रेक्टिफायर है और यहां से उसको सप्लाई दिया गया है और यहां पर लोड मिल रहा है, ओके, और इसमें क्या होगा, यह कोई रेक्टिफायर है, यहां से तीन बार में सप्लाई आएगा, इस बार आर वाई और बी, और यहां पर सिर्फ दो बार में आपको डीसी देगा। ये यहां मिलेगा डीसी, यहां भी मिलेगा डीसी, लेकिन यहां पर कौन सा रहेगा? सिंगल फेज एसी, और यहां पे कौन है बेटा? थ्री फेज एसी। तो डिफिनीशन तो आप देख सकते हैं कि सिंगल फेज रेक्टिफायर कौन सा है और थ्री फेज रेक्टिफायर कौन सा है। जब सिंगल फेज सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा तो सिंगल फेज रेक्टिफायर, और जब थ्री फेज को चेंज करेगा तो थ्री फेज रेक्टिफायर। ये तो हो गया उसके कला अनुक्रम के आधार पर, कला के आधार पर, फेज के आधार पर। ओके, अब बात करें तो, अगर बात करें हम तो तरंग के आधार पर, तरंग मतलब वेव, वेव के आधार पर, वेव के आधार पर, वेव के आधार पर जो हमारा रेक्टिफायर होता है, वेव के आधार पर जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। चाहे तो सिंगल फेज को दो प्रकार बांट सकते हैं, लेकिन मैं वेव के आधार बता रहा हूं। कौन कौन? फर्स्ट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके, और जो सेकेंड होता है फुल वेव
फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अर्ध तरंग रेक्टिफायर और फुल तरंग पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, ये दो होते हैं। अगर मैं बात करूं इनका थोड़ा डिफिनेशन के बारे में तो क्या होगा, देखिए इसको डिफाइन अगर करना हो तो सिंपली डिफाइन कर दे रहे हैं, फिर अलग अलग पढ़ेंगे हम। लिखेंगे यह एसी के सिर्फ हाफ वेव को वेव को या हम कहेंगे आधे भाग को ही डीसी में बदलता है। डीसी में बदलता है। और ये क्या करता है भाई, यह एसी के पूर्ण भाग को चाहे पूर्ण वेव को डीसी में बदलता है। ये छोटा सा मैंने डिफिनेशन यही लिखवा दिया है ताकि आप लोग को याद हो जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए कैसे करता है ये, जरा उसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। जैसे अगर यहां पर कोई रेक्टिफायर है और यहां से इनपुट देंगे और यहां पर हम आउटपुट लेंगे, वही काम यहां भी किया जाए। एक रेक्टिफायर है, यहां से इनपुट दे रहे हैं, यहां आउटपुट ले रहे हैं। ये आपका पूर्ण वेव है, हाफ वेव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको जो सप्लाई हम देंगे यहां से, ये दिए हुए हैं, तो ये इसके सिर्फ आधे भाग को, मतलब सिर्फ इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा ऐसे। अगर इसमें दिया जाए एसी, अगर इसमें पूरा एसी दिया जाए, यह जो होता है पूरे भाग को, मतलब देखिए ये पूरे भाग को, दोनों भाग को, ऊपर और नीचे दोनों भाग को वो डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको फुल वेव पूर्ण तरंग बोलते हैं। और इसमें आधे भाग को ही कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको हाफ वेव बोलते हैं। वो कैसे करता है मैं बताऊंगा आपको। ओके, इतना आपको याद होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। सिंपल में यहां मैंने लिखा दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना है। अब चलिए मैं एक एक पढ़ता हूं इसमें से। अब मैं इसमें से आपको एक एक पढ़ा के दिखाता हूं। देखिए, नहीं चलिए इधर लाते हैं इसको, ये काम करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो हम पहला पढ़ेंगे इसमें, हम इसमें पहला पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए जो भी रेक्टिफायर पूछेगा, जो भी आपको एग्जाम में रेक्टिफायर पूछेगा, उसमें क्या क्या लिखना है ये ध्यान दीजिएगा। अगर रेक्टिफायर पूछ रहा है तो पहला क्या होगा इसमें, फर्स्ट होगा इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एग्जाम में लिखना है। ओके, सर्किट डायग्राम के बाद इसका बनाएंगे हम वेव डायग्राम। वेव डायग्राम के बाद इसका लिखेंगे हम वर्किंग सिस्टम। वर्किंग के बाद देखिए जितना लिखवा रहे हैं उतना एग्जाम में तो आपको लिखना ही है। पहले सर्किट डायग्राम, फिर वेव डायग्राम, फिर वर्किंग। वर्किंग के बाद आप इसमें इसमें निकालेंगे एवरेज वैल्यू, फिर निकालेंगे इसमें आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और फिर इसमें निकालेंगे एफिशिएंसी चाहे पावर निकालेंगे, और सातवां निकालेंगे हम इसमें दक्षता मतलब एफिशिएंसी, और आठवां निकालेंगे इसमें एफिशिएंसी निकालने के बाद निकालेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर
उर्मिका घटक। इतने चीज इसमें करना है आपको, ठीक है। जो भी रेक्टिफायर पूछेगा आपको एग्जाम में, उसमें इतने काम आपको करना रहेगा, ठीक है। तब आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। चलते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे इसको करेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रेक्टिफायर में हम चलेंगे, फर्स्ट हम चलेंगे कौन सा रेक्टिफायर बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफिनीशन मैंने थोड़ा लिखवा दिया था, लेकिन अब फिर लिखेंगे। हम लिखेंगे वह रेक्टिफायर जो एसी के सिर्फ आधे भाग को ही एसी के सिर्फ आधे भाग को ही डीसी में, आधे भाग को ही डीसी में कन्वर्ट करता है या बदलता है, कन्वर्ट करता है या बदलता है, उसे ही हाफ वेव, उसे ही हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ओके, उसे ही हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन, ऐसे लिखना है आपको। डिफिनीशन लिखने के बाद हम चलेंगे इसमें, डिफिनीशन जैसे लिख लेंगे आप लोग। डिफिनीशन लिखने के बाद हम चलेंगे इसके सर्किट डायग्राम में, इसका परिपथ बनाएंगे। परिपथ आरेख, ठीक है बेटा। कौन सा आरेख पे चलेंगे? परिपथ आरेख पे चलेंगे। क्या होता है परिपथ आरेख, आइए देखते हैं। देखिए, इसका परिपथ आरेख बनाने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। यहां पर हमारे पास एसी सप्लाई है। कौन बेटा? एसी सप्लाई है, और हमको लोड यहां पर लगा रखे हैं। एक लोड यहां मान लीजिए है, यह कोई लोड है। इस लोड को चाहिए डीसी सप्लाई, इस लोड को चाहिए, यह मान लीजिए लोड है, कोई लोड आप लगा रखे हैं, ठीक है। इस लोड को चाहिए डीसी सप्लाई, ठीक है। डीसी चाहिए। लोड जो हम लगाए हैं, पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। डीसी का मतलब होता है धारा सिर्फ एक दिशा में फ्लो करना, एसी का मतलब दोनों दिशा में फ्लो करना। अब यदि मान लीजिए कि हमको यहां 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट ही देना है लोड को, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन ये एसी देगा, हमको डीसी में देना है, तो उसके लिए यहां रेक्टिफायर लगा लेंगे। और रेक्टिफायर में कुछ करना नहीं है, एक सिंपल सा रेक्टिफायर में कुछ नहीं करना है बेटा। यहां पर जो बस एक डायोड लगा देना है, और तुमको इसमें कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर क्या लगा देना? एक डायोड। डायोड टी, बस हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। बस हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया इतने में। अगर यहां पर 220 है तब इतना चाहिए। अगर मान लो वोल्टेज हमको यहां पे कम चाहिए, तो एक ट्रांसफार्मर लगा कर वोल्टेज घटा लेंगे, ठीक। अगर वोल्टेज तुमको कम चाहिए तो एक ट्रांसफार्मर लगा लो, अब वोल्टेज घटा लो। जैसे यहां पर अगर हमको चाहिए कम वोल्टेज चाहिए,
तो हम एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। वोल्टेज अगर कम चाहिए तो यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा दो। कैसे? वोल्टेज घटाना है, यहां पर एक क्रोड होता है इसका एक, और यहां पर एक नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज्यादा है, इधर कम कर देना, वोल्टेज घट जाएगा और जितना आवश्यकता है वहां मिल जाएगा। तो देखो ट्रांसफार्मर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ट्रांसफार्मर लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। अगर वोल्टेज हमको कम चाहिए इधर तो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, अगर नहीं चाहिए तो फिर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफार्मर कौन सा है ये? अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? वोल्टेज घटा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर के बारे में घबराइएगा मत, ना समझ में आए तो। अभी बस इतना याद रखिए वोल्टेज घटाता है और बढ़ाता है। ओके, जब आप सेकेंडरी में आएंगे तो एक महीना यही पढ़ना रहेगा कि सिर्फ ट्रांसफार्मर। ओके, अब देखिए ये वोल्टेज घटा दिया यहां से। अब एक काम कैसे करेगा हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये काम कैसे करेगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए पॉइंट दे दीजिए नाम, यहां पर ये पॉइंट है, यहां नाम दे दीजिए पॉइंट नंबर ए, यह पॉइंट नंबर बी, यह पॉइंट नंबर सी, ए पॉइंट नंबर डी। ओके, पॉइंट नंबर इतना, ये पॉइंट दे दीजिए। अब चलते हैं वर्किंग पर, एक काम खत्म हो गया है। अब देखिए जब यहां से एसी दिया जाएगा, जब यहां से एसी दिया जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये होता है जीरो और ये होता है पाई। जीरो से पाई जब देंगे तो धारा इधर से जाएगी। अब पाई से टू पाई जब नेगेटिव पहुंचेगा धारा इधर से जाएगी। कहने का मतलब ये है, मतलब यदि आप इसमें अब दूसरा हम बना भी वेव डायग्राम से वर्किंग पढ़ेंगे तो हम वेव डायग्राम पहले बना ले रहे हैं। यहां पर वेव डायग्राम, ठीक है। और वेव डायग्राम कैसे बनेगा जरा ये ध्यान देना है। वेव डायग्राम के लिए सबसे पहले इधर की तरफ हमारा रहेगा ओमेगा टी, और यहां पर दिखाएंगे इनपुट वीएस मतलब सप्लाई वोल्टेज, वीएस मतलब सप्लाई वोल्टेज जो सप्लाई दे रहे हैं। ओके, यहां पर आ जाइए, उसी के थोड़ा नीचे ओमेगा टी के फॉर्म में चलिएगा क्योंकि परिवर्तित मिलेगा। यहां मिलेगा वीएल मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज वीएल। ओके, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये भी रहेगा, ये टी के रेस्पेक्ट में रहेगा, टी के रेस्पेक्ट में, और यहां दिखाएंगे वीएल का एवरेज औसत। कैसे निकालेंगे बताएंगे अभी। चलिए पहले हम बात करते हैं जो इनपुट यहां दिया गया है। इनपुट क्या है बेटा? एसी है। तो इनपुट जो एसी तुम दिए हो उसको पहले वहां बना लो। एसी जो हम वहां पर दिए हैं पहले उसको बना लेते हैं। और भी चल सकते हो, मैं इतना ही चल रहा हूं। 3 वेव के लिए 4 वेव के लिए चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देखो ये रहेगा हमारा कौन सा? जीरो, ये रहेगा पाई, ये रहेगा 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 हंस पे एक चक्कर पूरा होता है, और ये रहेगा 3 पाई, और ये रहेगा 4 पाई मतलब 4 पाई। ठीक, हमारा ग्राफ इसी के बीच में चलेगा। इसको नीचे लाओ, इस भाई साहब को नीचे लाओ, और इस भाई साहब को भी नीचे लाओ, ताकि हमारा ग्राफ इसी के बीच में दौड़ेगा। ओके, चलो इतना पहले ध्यान रखो। देखो मैं उधर मिटा ए वाला जो लिखे हैं, आ, यहीं पे हम चलेंगे कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली वर्किंग। देखना जरा ध्यान से। देखो
अगर मैं बात करूं जीरो से पाई में, तो पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ठीक है। अगर मैं बात करूं जीरो से पाई के बारे में, यहां लिखेंगे जीरो से पाई के बारे में। ओके। जीरो से पाई में, जीरो से पाई में देखो, जीरो से पाई में जा क्या रहा है यहां पर, प्लस। इसका मतलब ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। ये डी है ना, ए पॉजिटिव और डी मान लो डी नेगेटिव होगा। ओके। तो ध्यान रखना है जीरो से पाई में, जीरो से पाई में मतलब जो सप्लाई से यहां से जा रहा है वो जीरो से पाई में क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो हम रिफरेंस मानते हैं ए को। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव होगा। तो किसी को रेफरेंस मान के चलना चाहिए। ठीक है। तो देखो क्या होगा, जीरो से पाई में ये पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। तो लिखेंगे जीरो से पाई में प्लस जाएगा, तो प्लस का मतलब ए पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जीरो से पाई में ए पॉजिटिव होगा और डी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके। जब ए पॉजिटिव होगा तो आप जानते हैं ये बैटरी का, सॉरी ये एनोड है और ये वाला कैथोड है। तो आपको पता होगा कि जीरो से पाई में ए पॉजिटिव, भाई जब पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो इसका जो एनोड है, एनोड है डायोड का, वो किससे जुड़ गया, प्लस से। इसका मतलब एनोड जब पॉजिटिव से जुड़ता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है। जीरो से पाई में ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, अतः जो डायोड है वो कौन से बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में। ओके। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड काम करेगा, और काम करेगा तो धारा फ्लो होगा। तो धारा कैसे फ्लो होगा, तो धारा देख लीजिए, धारा ऐसे जाएगा और इस रास्ते से वापस आएगा। ये करंट फ्लो ऐसे होगा। ओके। ऐसे करंट फ्लो होगा। ओके। जीरो से पाई में करंट फ्लो होगा क्योंकि डायोड उस टाइम किस बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है। सिर्फ एक ही को देखा जाता है, एनोड या कैथोड में से किसी एक को देखिएगा, किसी एक को रेफरेंस मानते हैं। मतलब जीरो से पाई में ये पॉजिटिव डी नेगेटिव, धारा फ्लो होगा। धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा क्या होगी बेटा, देखो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए में, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए में। इसका मतलब जितना दे रहे हैं उतना जा रहा है वहां पर। ठीक। तो जो हम दिए हैं ये वाला, यही वेव चला जाएगा। समझ में, जो हम दिए हैं वही वेव वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि डायोड जब ऑन होगा एक शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, जो देंगे वो चला जाएगा। चलो अब चलते हैं जरा आगे। अब चलो जरा थोड़ा सा आगे चलो। अब देखो, अब चलेंगे पाई से टू पाई में। क्यों चलेंगे बेटा, पाई से टू पाई। वो आगे लिखना है, मैं यही लिख दिया हूं, तुम लोग और आगे लिखना चाहे। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं इसको मिटा के, यहां पर यहां लिख दे रहा हूं। अब चलेंगे हम पाई से कहां तक, टू पाई में। अब पाई से टू पाई में देखो क्या मिल रहा है, निगेटिव, मतलब यहां निगेटिव जाएगा। तो जब निगेटिव जाएगा तो ए निगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए निगेटिव और डी पॉजिटिव। मतलब पाई से टू पाई में जब निगेटिव जाएगा तो ए को ही मेन मानना, ए से ही सब कुछ काम करेंगे। मतलब ए क्या हो गया, निगेटिव, और डी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब तुमको पता होगा कि एनोड जब निगेटिव से जुड़ेगा तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो इस समय डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में होता तो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। आप कहेंगे सर जी धारा तो फ्लो कर रहा था। रिवर्स बायस में एक लीकेज करंट फ्लो होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहे तो इसमें दिखा सकते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं। एक लास्ट में जब ब्रेक डाउन होता था तब एक हैवी करंट फ्लो होती थी, तो उसको नहीं देखना, ब्रेक डाउन कराना ही नहीं है। ठीक है, ब्रेक डाउन से पहले की बात हो रही है। इतना वोल्टेज देंगे ही नहीं कि ब्रेक डाउन हो पाए। ठीक, देखिए तो याद रखिए, निगेटिव होते ही डायोड काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो कोई इधर से सिग्नल उधर जाएगा नहीं, एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। जब डायोड नहीं काम करेगा तो एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। अभी मैं बता दे रहा हूं, देखिए जब नहीं काम करेगा तो ओपन सर्किट, जैसे कि यहां मैं थोड़ा बता ही दे रहा हूं, देख लो। ये अलग से है, लेकिन ये अलग से है, एक्स्ट्रा है।
देखो, जब डायोड पहले कंडीशन में जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने के बाद जो देंगे वो जाएगा। तो देखिए जो दिए वो आया हुआ है फॉरवर्ड में। और जब रिवर्स बायस होगा इसका, रिवर्स बायस में वो धारा ही नहीं फ्लो होने देता है, इसका मतलब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो जो सप्लाई दिए हैं उधर जाएगा ही नहीं, इसका मतलब आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। पाई से 2 पाई में डायोड के रिवर्स बायस में होने के कारण धारा कितना मिला, 0 मिला। ओके, धारा कहां से कहां फ्लो होगा, तो धारा कहीं नहीं फ्लो होगा, धारा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 एम्पियर हो जाएगी। ओके, ये तो रहा इसका डायोड का 0 से पाई और पाई से 2 पाई। फिर अगर चला जाए 2 पाई से 3 पाई, देखो 2 पाई से 3 पाई, फिर ए पॉजिटिव हो जाएगा और डी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वर्किंग क्या रहेगा, सेम। मतलब फिर फॉरवर्ड में आएगा धारा फ्लो होगी, तो फिर जब पॉजिटिव आएगा धारा फ्लो होगी, फिर नेगेटिव धारा नहीं फ्लो होगी। यही प्रक्रिया चलती रहेगी, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ये बताइए सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बताइए क्या इसमें उल्टा धारा फ्लो कर रहा है, नहीं, सिर्फ इस दिशा में धारा फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो ये मिला हुआ है ये क्या है, डीसी है। लेकिन डीसी तो सीधी रेखा में होती है, लेकिन इसमें देख रहे हैं तो ऐसे मिला हुआ है। इस डीसी को हम कहते हैं कौन सा डीसी बेटा, इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, मतलब रेक्टिफायर की तरह जो आउटपुट मिलता है आपको पल्सेटिंग मिलता है, पल्स के रूप में मिलता है। ओके, तो ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर का डिफिनीशन, सर्किट डायग्राम, वेव डायग्राम, वर्किंग। अब आप कहेंगे वर्किंग कहाँ लिखवाए हैं, तो वर्किंग है ये तो लिखे हैं, देखो इसी को वर्किंग कहेंगे। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, ये ज्यादा सही रहता है। 0 से पाई में ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, डी फॉरवर्ड में डायोड फॉरवर्ड में धारा ऐसे फ्लो करेगी, फिर पाई से 2 पाई में वैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ लिखना रहता है। अब देखिए ये नीचे क्यों बनाए हैं, जरा ये देख लेते हैं। आपको पता होगा कि ये मान लीजिए कभी ज्यादा है कभी कम है, ज्यादा है कम है, 0 है। अगर उसका औसत लिया जाए, अगर मान लीजिए उसका औसत ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो उसका औसत लेंगे तो देखिए यहां तक पहुंचा था, औसत लेंगे तो बहुत नीचे तक आ जाएगा, और सीधी रेखा में दिखा दीजिएगा। ये क्या है, वी डीसी का क्या है बेटा, एवरेज वैल्यू। एवरेज नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एवरेज लगभग मान लिया जाएगा कि लगभग इतना डीसी आपको प्योर मिल रही है। ओके, देयर हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर एग्जाम में आपको आ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर तो इतना भी लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाए। ओके, लेकिन आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा रिस्क ना लूं तो उसके लिए थोड़ा और भी लिखेंगे। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, सर्किट डायग्राम पढ़ा दिया, वेव डायग्राम पढ़ा दिया, वर्किंग पढ़ा दिया। अब एवरेज, आरएमएस, पावर, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर हमको फाइंड करना है इसका। चलते हैं उसको भी फाइंड करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए।